बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है हमारे पास हमारा लेक्चर 2 होगा और ये किस सीरीज का होगा जिसमें हम डिज़ाइन का कंसेप्ट पढ़ें कि डेटाबेस अच्छे तरीके से कैसे डिज़ाइन की जा सकती है या डेटाबेस में अनोमलीज किस तरह से कम की जा सकती हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अनोमलीज किस किस्म की होती हैं और अब हम फर्दर आगे डिज़ाइन की डेवलपमेंट के लिए एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं और इसके कुछ रूल्स देखेंगे। जैसे अलजबरा में हमारे पास रूल्स होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि ट्रांजिटिव है, क्लोजर है। इसी तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है और इसके कौन से रूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते किसको है। सो लेट्स से कि आपके पास कोई एक टेबल है, कोई एक रिलेशन आर है और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल कॉलम्स हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स से ये A1 एट्रीब्यूट है, ये A2, ये AN तक है। इसी तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं, फिर B1 है, B2 एट्रीब्यूट है, सो ऑन BM तक है, सो ऑन कई एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। सो लेट्स से कि ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ए इज अ सेट और मे बी उसके अंदर A1, A2 और कोई और एट्रीब्यूट्स हो अप टू AN। इसी तरह से बी एक सेट हो और उसके अंदर कोई और एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं XYZ। अब अगर ये दो सेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी का क्या मतलब है। ए इम्प्लाइज से कहना चाहिए फंक्शनली डिटरमाइन बी का क्या मतलब है। इफ फॉर एनी टपल T1, अगर आप इस टेबल में बहुत सारी टपल्स हो सकती हैं, ठीक है। आप कोई एक टपल पिक करें विच इज T1 और आप कोई और टपल पिक करें विच इज T2, ठीक है। फॉर एनी टपल्स, अगर टपल 1 वो सारी ए की एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो भी उसकी वैल्यू बनती है, उस टपल पे ए की एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो भी वैल्यूज मौजूद हैं, तो वो टपल 2 में जो ए की वैल्यूज मौजूद है उसके बराबर हैं। तो लेट्स से यहाँ पे अली लिखा हो, इधर 1 लिखा हो, इधर 3 लिखा हो, इधर C लिखा हो और टपल 2 में भी इधर अली लिखा हो, 1 लिखा हो, 3 लिखा हो और C लिखा हो, यानी कि दोनों टपल्स में ए एट्रीब्यूट्स के ऊपर वो एग्री करते हो, दोनों की ए एट्रीब्यूट्स एक जैसी हो, तो इट इम्प्लाइज के T1 के ऊपर जो बी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सेम होंगी टपल 2 की बी एट्रीब्यूट्स के। यानी अगर तो आपको ये कोई ये कहे कि इस टेबल में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ये FD एग्जिस्ट करती है इफ A इम्प्लाइज B और A फंक्शनली डिटरमाइंस B, तो इसका मतलब है कि ए दोनों टपल्स कोई सी भी टेबल में दो टपल्स ले लें और वो दो टपल्स अगर वो ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पे एग्री करती हैं तो उनके बी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी सेम होंगे। यानी अगर इधर ABC लिखा हुआ है तो इधर भी ABC ही लिखा होगा बी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। सो आई रिपीट कि ए फंक्शन डिटर्मिन्स बी का मतलब है कि कोई सी भी दो टपल्स टेबल में हो, अगर वो ए सेट के ऊपर एग्री करते हैं तो दोनों टपल्स ए सेट पे एग्री करते हैं, इफ दे आर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि उसी सेम टपल्स के बी सेट भी दोनों के इक्वल होंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। तो whenever two tuples agree on a simple language में then they will agree on B as well। पिक्चर के साथ कैसे है, तो अगेन जैसे मैंने बनाया था एक रिलेशन है उसके अंदर बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये ए सेट की एट्रीब्यूट्स हो गई, ये बी सेट की एट्रीब्यूट्स हो गई। अब ए इम्प्लाइज बी का क्या मतलब है कि कोई सी दो टपल्स आप टेबल में पिक करें TI और TJ, एक TI टपल है और एक TJ टपल है। अगर TI और TJ ए एट्रीब्यूट्स के ऊपर दोनों सेम है, TJ में भी सेम वैल्यूज पड़ी हैं और TI में भी सेम वैल्यूज पड़ी हैं और उनकी बी एट्रीब्यूट्स में भी सेम वैल्यूज पड़ी हैं, तो फिर हम कहेंगे कि जो है A functionally determines B। यानी कि if TI TJ agree here then they will also agree on this part। अगर ये रिलेशन ये बात जो है ये रूल एग्जिस्ट करता है। तो अब एग्जांपल क्या है, तो लेट्स से हमारे पास ये मूवीज का एक रिलेशन है। ये चैप्टर 3 के अंदर जो बुक मैंने आपको स्टार्ट में रेफर की है जेनिफर उलमन की, उसके अंदर एग्जांपल मौजूद है। तो अगर इस टेबल को देखें इसमें मूवीज पड़ी हुई हैं कुछ, तो ये उनके टाइटल्स हैं, ये उनके ईयर है, उनकी लेंथ है और स्टूडियो नेम, स्टार नेम और जॉनर है उनका जो है ना। तो अब जो है वो टाइटल अगर
हम देखें कि इस टेबल में कौन सी फंक्शन जो एफडी एग्जिस्ट करती है। तो एक यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है कि अगर इस टेबल में टाइटल और ईयर किसी भी दो टपल्स का सेम होता है तो उनकी लेंथ, जॉनरू और स्टूडियो नेम भी उनका सेम होगा। अब वो चेक कर लेते हैं। जैसे अब ये स्टार नेम और 1977 ये सेम है कौन सी टपल्स का, ये इस टपल का भी सेम है। ये यानी टपल लेट्स से T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T1 जो है वो टाइटल और ईयर, T1 और T2 टाइटल और ईयर पे एग्री करते हैं। ये दोनों दोनों का टाइटल और ईयर सेम है। तो एफटी के मुताबिक उनका लेंथ, जॉनरू और स्टूडियो नेम भी सेम होगा। तो आप देखें कि उनकी लेंथ दोनों की सेम है, उनका जॉनरू भी सेम है और उनका स्टूडियो नेम भी सेम है। स्टार नेम लेकिन डिफरेंट है, लेकिन स्टार नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। इसी तरह से अगर आप T2 और T3 को भी चेक कर लें और सिमिलरली T1 और T3 को भी चेक कर लें अगेन, उसके बाद हमारे पास T4, T5, T6 को, T5 और T6 को भी चेक कर लें। अगर कोई सी भी दो टपल्स का नाम और साल उनका एक जैसा है, जैसे ये दोनों का एक जैसा है, तो उनकी लेंथ भी सेम है, उनका जॉनर भी सेम है और उनका स्टूडियो नेम भी सेम है। तो ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी का ये मतलब है हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये लिख दूं कि टाइटल ईयर फंक्शनली डिटरमाइन स्टार नेम, तो क्या ये एफडी है? तो ये आपको मैंने जैसे पहले बताया एफडी नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि हम कोई सी दो टपल्स ले लें, मैंने स्टार नेम ले ली, उनका टाइटल और ईयर दोनों का एक जैसा था इन दोनों टपल्स का, तो उनका लेकिन स्टार नेम डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये एफडी इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई एक वायलेशन भी आपको मिल जाती है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर एफडी रिलेशन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। अब एफडी बनाते क्यों है रिलेशनल स्कीमा में, हम क्यों इसकी टेंशन ले रहे हैं, क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो होता यह है कि हम किसी भी रिलेशनल स्कीमा, आपको कोई भी रिलेशन दे दिया जाता है, उसकी कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, हम उससे शुरू करते हैं। उस टेबल के अंदर एफडीज को ढूंढते हैं कि इस टेबल में ऐसी कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं जो एग्री करती हैं, तो उनकी राइट साइड के ऊपर कौन सी एट्रीब्यूट्स एग्री करेंगी। ये एफडीज ढूंढने के बाद हम इनको इस्तेमाल करते हैं अच्छा डिजाइन या अच्छा स्कीमा बनाने के लिए, जिसमें ये होता है कि इन एफडीज को इस्तेमाल करके आपके टेबल से अनोमलीज खत्म होती हैं। क्योंकि जब आप ये एफडीज फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंसीज इस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, टेबल में चीजें मिक्स शक्ल में पड़ी हुई हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हम एफडीज को पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये टेबल हो और वही सेम टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में रेफर किया था, उसमें स्टूडेंट है, कोर्स है और रूम है, यानी कि जो स्टूडेंट कोई कोर्स पढ़ रहा है उसका रूम आगे मेंशन हुआ हुआ है कि किस कमरे में पढ़ रहा है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल के इंस्टेंस को देखें, इंस्टेंस का मतलब ये है कि हो सकता है कि सन मार्च 2020 में आपके जो टेबल्स की ये शक्ल हो, तो ये एक इंस्टेंस हो गया। अब अगले साल या मे बी उससे कोई 10 दिन बाद या 5 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद अगर आप दोबारा इसकी कोई पिक्चर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो इसकी एक दूसरी इंस्टेंस हो जाएगी। वो किसी भी टाइम पीरियड पे हो सकती है, वो अप्रैल, मार्च, मई, 2 घंटे किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टेबल अभी देख रहे हैं और इस टेबल को देखते हैं, क्या आप कोई एफडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो एक एफडी तो हमारे पास जो लिखी हुई है वो क्या है कि देख, जो ऑब्जर्व करके पता चल रही है कि अगर कोई सी दो टपल्स का कोर्स नेम सेम है तो उनका रूम भी एक जैसा है। ठीक है, तो इसको कोई सी भी टपल देख लें तो इसमें हम ये क्या कह सकते हैं कि कोर्स जो है वो फंक्शनली डिटरमाइंस रूम। तो लेकिन आप इसको अभी साबित नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ चंद एक टपल्स हैं। हो सकता है आगे कोई 1000 2000 टपल्स में ये बात कहीं पे इनवैलिडेट हो जाए, हो सकता है यहाँ पे कहीं ऐसी दो टपल्स आ जाएं जहां ऐसे लिखा हुआ हो, तो वहां पे तो ये वायलेशन अगर हो जाएगी कि दो अगर कोर्स नेम सेम है तो आगे रूम नंबर दोनों का डिफरेंट लगा हुआ, तो ये एफडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इतने कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कर सकते अनलेस के हमें एफडी गिवन हो, ये कहा जाए कि गिवन डाटा के हिसाब से आप हमें एफडी जो है वो निकाल के बताएं। अच्छा, so you can check if an FD is violated by examining a single instance, यानी एक और बात
है कि आपको कोई एफडी दे दी जाए और कह दी जाए कि जी ये बताएं कि क्या ये स्टेबल के ऊपर होल्ड करती है कि नहीं करती, तो आप क्या करेंगे कि वो जो गिवन डाटा जा रहा है उसको देख के आप फैसला कर रहे होंगे। लेकिन यू कैन नॉट प्रूव दैट एन एफडी इज अ पार्ट ऑफ द स्कीमा, क्योंकि एक सिंगल इंस्टेंस को देख के आप नहीं फैसला कर सकते, आपको हर इंस्टेंस को देख के फैसला करना पड़ेगा। हर इंस्टेंस का क्या मतलब है कि आपको हर या लम्हे के बाद या मल्टीपल जो टाइम पीरियड के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एफडी उसके ऊपर सही चल रही है कि नहीं चल रही, या वैलिडेट करती है कि नहीं करती। तो अगर तो टेबल डिजाइन ही उसी कॉन्स्ट्रेंट की रिस्पेक्ट से हुआ हुआ जो क्लाइंट ने दिया है तो फिर तो वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है और उसको प्रूव करना है तो आपको सारा डाटा देखे बगैर फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, अब एफडी की जो बाय डेफिनेशन है उसको क्या कहेंगे कि इट इज अ कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट हमने पहले भी कहा था क्या होता है, इट इज अ बिजनेस रूल जो कि आपके प्रोजेक्ट में आपको मिलता है, आपके एप्लीकेशन में क्लाइंट की तरफ से आता है कि आप खुद ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एक टीचर जो है वो 3 से ज्यादा कोर्सेज नहीं पढ़ा सकता, तो ये एक बिजनेस रूल है, ये कॉन्स्ट्रेंट है जो आपको प्रोवाइड दी गई है। अगर आपने कहीं पे अपनी ऐप में ये प्रोविजन दिया तो उसका मतलब है आपने उस कॉन्स्ट्रेंट की वायलेशन कर दिया। तो एफडीबी जो है ना वो एक कॉन्स्ट्रेंट है विच होल्ड्स और डज नॉट होल्ड ऑन इंस्टेंस, यानी ओनली बाइनरी की बात है कि या तो वो स्टेबल के ऊपर होल्ड करती है या वो स्टेबल पे होल्ड नहीं करती। अब आप वीडियो पॉज करें और बताएं कि इस टेबल के अंदर कौन सी एफडी एग्जिस्ट करती है। अब हम ढूंढते हैं इसमें से एफडी कौन सी है। तो कोई सी दो टपल्स चेक करें जिसमें एम्प्लॉय आईडी सेम हो तो उनका नाम भी सेम होगा। ये तो हमें पता होगा, बात ये एग्जिस्ट करती है कि अगर एम्प्लॉय आईडी कोई सी दो टपल्स में एक जैसी होगी तो उन दोनों टपल्स में उस बंदे का नाम भी सेम होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आता है रोल नंबर 2018 CE5 और किसी टपल में दोबारा यही रोल नंबर आईडी के साथ एंट्री आ जाती है तो दोनों जगह पे उसका नेम जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये बात अगर हर एक के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये एफडी टेबल में एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन और भी एफडी एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर इस पर्टिकुलर टेबल के मुताबिक, इस पर्टिकुलर टेबल की इंस्टेंस के मुताबिक अभी क्या हो रहा है, जनरली स्पीकिंग की बात नहीं करी कि कोई से भी दो एम्प्लॉयज जिनकी पोजीशन सेम हो तो उनका फोन नंबर सेम है। ठीक है, यानी कि लेट्स से ये क्या ये इस तरह से है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई से दो लेक्चरार्स अगर हैं, कोई से भी दो लेक्चरार्स हैं, उनका फोन नंबर सेम है। अगर दो टीचर्स के पोजीशन सेम है तो उनका फोन नंबर सेम है। ये लॉजिकली तो बात ठीक नहीं लग रही, लेकिन इस टेबल की इंस्टेंस के मुताबिक अगर कोई सी दो टेबल्स आप लें और उनकी पोजीशन सेम है तो उनका फोन नंबर भी सेम हो रहा है, क्योंकि आप देखें क्लर्क की एक ही टपल एग्जिस्ट करती है, लॉयर की एक ही एग्जिस्ट करती है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की दो एग्जिस्ट करती थी और दोनों के फोन नंबर सेम है। तो इससे फिर हम इस इंस्टेंस से क्या खस कर रहे हैं कि इस टेबल में ये एफटी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये फोन नंबर उनका कोई एक्सटेंशन नंबर हो और वो सारे लेक्चरर्स या सारे सेल्समैन एक ही कमरे में बैठते हैं और उनका एक ही फोन नंबर इन्होंने यहाँ पे डाला हो, तो उस रिस्पेक्ट से ये एफडी जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वाइस वर्सा देखें, वाइस वर्सा अगर कोई ये कहे कि फोन फंक्शनली डिटरमाइंस पोजीशन, यानी कोई सी दो टपल्स ले लें, अगर उनका फोन नंबर सेम है तो वो पोजीशन भी उनकी सेम होनी चाहिए। तो ये बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको मिली है, आप देखें कि यहाँ पे दोनों फोन नंबर सेम थे और पोजीशन भी सेम थी, ये तो चले बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये दो टपल्स देखें जहाँ फोन नंबर तो सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये एफडी एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि इसके रिवर्स एफडी जो है वो इसी टेबल इंस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वाइस वर्सा एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिससे हम ये बता रहे हैं कि ये टू वे रिलेशन नहीं है, बोथ डायरेक्शन नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल रिलेशन है। कि आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि फोन फंक्शनली डिटरमाइंस बी देन पोजीशन, देन पोजीशन आल्सो फंक्शनली डिटरमाइंस बी। अच्छा, अब आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और एटलीस्ट 3 एफडीज लिखें जो कि इसके ऊपर, इस इंस्टेंस के ऊपर वायलेट कर रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि ए और बी अगर जहाँ पे सेम होते हैं, यहाँ पे ए और बी सेम हो रहे हैं, तो
इधर ये सेम है। इसी तरह से 3 2 के केस में दोनों जगह पे 3 2 आया है, तो डी की जगह पे भी 1 आया है, और सी और 8 बी एग्री कर रहे हैं, जिससे मैं ये नतीजा निकाल पा रही हूँ। और ये इंडिविजुअल टपल है, इसकी कोई परेशानी नहीं, कि जहाँ ए और बी इकट्ठे होंगे वहाँ डी और ई भी जो है वो सेम होंगे। तो आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी वायलेशन क्या एग्जिस्ट करती है, कि क्या डी ऑल्सो इम्प्लाइज बी और ए, और ई ऑल्सो इम्प्लाइज बी और ए, और नॉट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारी रिवीजन क्या थी? अगेन, इफ T1 and T2 agree here, then they must also agree here। और हमारा ये टेबल था जो हमने पास लेक्चर में देखा था, जिसमें चीजें सारी इकट्ठी होके पड़ी हुई थी। और हमने कहा था कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्लास के साथ भी मैप हुई हुई है, रूम की इंफॉर्मेशन भी इधर है, तो बहुत ज्यादा रिडेंडेंसी आ गई थी, एनोमलीज आ गई थी, टाइम को चेंज करना पड़ता था, तो सारी टेबल्स में करना पड़ रहा था। तो हमने टेबल्स तोड़ लिए थे। क्या सोच के तोड़े थे? कि रूम की इंफॉर्मेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ टाइड है, और जो है वो क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो अगर टाइम के साथ टाइड है, और इन दोनों को हम इकट्ठा अलहदा मैपिंग कर लें। तो वहां मैंने आपको एक बात की थी पिछले लेक्चर में, यहाँ हमने उसको एज प्रॉपर्टी के तौर पे डील किया था। और मैंने कहा था कि यहाँ नोटिस करें कि अगर तो क्लास का नाम सेम है तो उसका टाइम भी सेम आ रहा है, ठीक है, उसका रूम और टाइम उसका सेम आ रहा है। और अगर तो रूम की बात हो रही है तो उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कभी चेंज नहीं होगी, यानी कोई से दो टपल्स में अगर रूम का नाम सेम है तो उस जगह के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के दोनों जगह के ऊपर सेम वैल्यूज पड़ी हुई होगी। ये बात मैंने तब की थी। और अब हम उस चीज को प्रॉपर्टी के बदले में हम एफ डी कह रहे हैं, कि इस पर्टिकुलर बड़े टेबल में इस मेगा रिलेशन के अंदर से हमने जो मिक्स्ड रिलेशन था उसमें से हमने एफ डीज ढूंढी। और वो एफ डी ये बता रही हैं कि जैसे ये एफ डी नंबर 1 है, जो कहती है कि कोई सी दो टपल में अगर क्लास सेम है तो उनका रूम और टाइम सेम होगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को देखें, कोई सी भी दो टपल्स ले लें, अगर उनके अंदर क्लास का नाम सेम है तो उसके आगे कॉरस्पॉन्डिंग रूम और टाइम भी सेम ही लिखा हुआ है दोनों टपल्स के अंदर। इसी तरह से ये वाली भी टपल अगर देख लें, क्लास का नाम सेम है तो इनके आगे कॉरस्पॉन्डिंग टाइम और रूम सेम है, जिसका मतलब है कि इस टेबल में ये एफ टी होल्ड करती है। सिमिलरली अगर मैं रूम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करूं, आप कहीं पे भी कोई सी दो टेबल उठा लें रूम के कॉलम के अंदर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सेम वैल्यूज पड़ी हुई होंगी, जिसका मतलब ये है कि इस टेबल में ये दो एफ टीज एग्जिस्ट करती हैं। अब टेबल की डीकम्पोजिशन की बात है, मतलब ये कि हमारे पास बड़ा रिलेशन था, हमें ये पता चल गया कि ये बड़े रिलेशन में कोई गड़बड़ है, इसमें अनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि इस बड़े रिलेशन को हमने तोड़ के छोटे रिलेशंस बनाने हैं, इसको डिवाइड करना है इनटू सब रिलेशंस R1 अप टू Rn। और ये छोटे रिलेशंस वो होने चाहिए जिनमें अनोमलीज एग्जिस्ट ना करती हो। इस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, या टेबल की डीकम्पोजिशन करना भी कहते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास ये रिलेशन आर है, इसमें A1 से लेकर AN तक कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, B1 से B1M तक और C1 से CP तक। तो हमने तीन तरह के सेट्स इसके अंदर अज्यूम कर लिए हैं ताकि हम डीकम्पोजिशन प्रॉपर कर सके। तो इस बड़े टेबल को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो उससे एक छोटा टेबल बनेगा, जिसमें हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स इसकी जो है वो इधर चली जाएं। इसी तरह से जो इसको हम कहेंगे क्या, कि R1 इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ R। हम R की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उसमें से कॉलम सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं ये इन एट्रीब्यूट्स की। इसी तरह से R2 जो है, it is the projection of R on attributes A1 to AN and C1 to CP। यानी ये जरूरी नहीं कि जो एट्रीब्यूट्स इधर चली गई हैं वो दूसरे रिलेशन में नहीं जा सकती, बल्कि बिल्कुल जा सकती हैं दोनों के अंदर, क्योंकि बाद में इन इसी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के लिए भी हमें चाहिए होगा, यानी इनका दोबारा से अगर ज्वाइन हम लेंगे तो हमें ये टेबल वापस भी मिल सकता है। इसको हम तफसील से देखेंगे, ये जो बात मैंने आखिरी जुमला बोला है लॉसी डीकम्पोजिशन, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी करंटली इतनी बात काफी है कि जब हमें मेगा रिलेशंस मिलते हैं, बड़े रिलेशन मिलते हैं, हम एफडीज ढूंढते हैं, उन एफडी की बेस के ऊपर हम उनको सब रिलेशंस में डिवाइड करते हैं, और उन सब रिलेशंस की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पेरेंट रिलेशन से ही हम ले रहे होते हैं।
सो फॉर मेगा टेबल पहला काम क्या है, डिपेंडेंसीज ढूंढना। वो डिपेंडेंसीज अमूमन क्या होती है, उनको हम बुरा ही कहते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि टेबल में इंफॉर्मेशन मिक्स शक्ल में पड़ी हुई है। तो पहले तो वो एफ डी ढूंढे। और इफ एनी कीप डिकम्पोजिंग द टेबल इनटू सब टेबल्स, बड़े टेबल को छोटे टेबल्स में तोड़ते रहें तब तक के जब तक के छोटे टेबल्स में भी कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करे। आर को आपने ब्रेक डाउन किया, R1 से Rn तक, फिर R1 में कोई नॉर्मली एग्जिस्ट करती है उसको स्टिल आप ब्रेक डाउन करें, इसी तरह से Rn को भी करें, और तब तक करते जाएं जब तक के जो आपके पास फाइनल रिलेशंस बचते हैं उनके अंदर कोई अनोमली एग्जिस्ट नहीं करती। और जब आपके सारे रिलेशंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उनमें कोई एनॉमलीज एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, तो ये जो सारे लीफ नोड्स के ऊपर रिलेशंस होंगे वो सारे आपके नॉर्मलाइज्ड टेबल्स होंगे, यानी आपने नॉर्मलाइजेशन कर दी है अपने स्कीमा के ऊपर। तो हम जो है ना नॉर्मल फॉर्म्स जो है ना यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रूल्स और शक्लें हैं। किसी ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्रपोज की, किसी ने सेकंड, किसी ने थर्ड, किसी ने BCNF, फिर फोर्थ और फिफ्थ। ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम ग्रेजुअली देखते जाएंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, SSN, जॉब आईडी, जॉब टाइटल, स्किल कोड, डिपार्टमेंट, स्टार्ट डेट, टर्म डेट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी पड़ी हुई है। आप इसको पॉज करके इसकी एफटीज निकालें और फिर इसका टेबल जो है वो जनरेट करें कि टेबल कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एक मैंने क्विकली आपको बस बता रही हूँ कि चूंकि एम्प्लॉय और जॉब की इंफॉर्मेशन इकट्ठी पड़ी हुई थी, तो एम्प्लॉय का टेबल मैंने सेपरेट आउट कर दिया, जॉब का रिलेशन भी सेपरेट आउट कर दिया, और एम्प्लॉय और जॉब को जोड़ने के लिए एक तीसरा रिलेशन बना दिया, जिससे ये पता चल सके कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सी जॉब किस टाइम के ऊपर स्टार्ट की थी। जैसे आपको सवाल आ जाए कि फाइंड द डिपार्टमेंट्स इन विच एम्प्लॉय 23Y34 हैज वर्कड, तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय कौन सा है 23Y34, इसके आगे जॉब आईडी कौन सी है S25X। इसी तरह से यहाँ पे अगेन उसकी एक एंट्री मौजूद है, क्योंकि एक एम्प्लॉय मल्टीपल जॉब्स भी कर सकता है, एक शुरू करता है फिर उसकी मे बी प्रमोशन हो जाती है, वो दूसरी स्टार्ट कर देता है, उसका रैंक चेंज हो जाता है। तो पहली एंट्री क्या है, उसकी स्टार्ट डेट ये है और उसकी टर्म डेट ये है, और लेकिन उसकी जॉब की तफसीलात कहाँ से मिल रही हैं, S25X की, वो यहाँ से मिल रही हैं, और वो सेक्रेटरी की जॉब है, और स्किल कोड T5, और डिपार्टमेंट उसका पर्सनल है। इसी तरह से यही सेम एम्प्लॉय की जो दूसरी एंट्री है, और टर्म डेट अभी उसकी कोई एंडिंग डेट नहीं है, उसने 2006 में स्टार्ट किया। S26Z की इंफॉर्मेशन ये पड़ी हुई है, जिसमें वो अगेन सेक्रेटरी है लेकिन स्किल कोड T6 हो गया, और अब वो अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ढूंढना शुरू करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट का, जिसमें नेम, कलर, कैटेगरी और उसका जो डिपार्टमेंट है और उसकी प्राइस है वो हमारे पास मौजूद है। और हमें जो एफडीज गिवन है वो है कि नेम फंक्शनली डिटरमाइंस कलर, यानी नेम की एट्रीब्यूट अगर कोई सी दो टपल्स में सेम है, जैसे मैं अब कलर चेंज कर लूं कि इसमें और इसमें सेम है, तो कलर भी जो है वो सेम है आ रहा है, बिल्कुल सही वैलिडेट हो रहा है। इसी तरह से कैटेगरी अगर सेम है तो डिपार्टमेंट भी सेम है। तो चेक कर लेते हैं, कैटेगरी इन दो कॉलम्स में सेम आ रही है और इनके डिपार्टमेंट भी सेम है, ये भी बिल्कुल सही बात हो गई। कलर और कैटेगरी अगर कोई सी दो टपल्स की सेम हो इकट्ठे, तो कलर और कैटेगरी कहाँ पे सेम है, अभी तक तो किसी की भी कलर और कैटेगरी इकट्ठे सेम नहीं आ रही, तो प्राइस उसकी सेम है चेक नहीं कर सकती। इट मीन्स के इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन हमें प्रोवाइडेड है कि ये एग्जिस्ट करती है कि कलर और कैटेगरी सेम हो जाएगी तो उसकी प्राइस भी सेम होगी। तो अब क्या है कि गिवन द प्रोवाइडेड एफडीज वी कैन सी दैट नेम, कैटेगरी से प्राइस जो है मस्ट ऑल्सो होल्ड ऑन एनी इंस्टेंस। हमने ये क्यों नतीजा निकाला है कि अगर किसी की नेम और कैटेगरी सेम है, जैसे गिज्मो और गैजेट, विजेट और गैजेट, और गिज्मो और व्हाट्सइट, इनकी प्राइस भी सेम होगी। और ये हर एक के ऊपर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। तो अब इसके अलावा आपके ख्याल में और कौन सी एफडीज एग्जिस्ट कर सकती हैं? सो आप इसके टेबल को पूरी स्क्रॉल करते रहें, देखते रहें, और फिर आपको समझ में आएगी कि वो कौन सी लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है।
अच्छा, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा ये मालूम करने के लिए कि जो गिवन एफडीज है, हो सकता है हम उन्हीं एफडीज को यूज करके कोई नई एफडीज भी बना सकें। तो वो कौन से जो है वो रूल्स हो सकते हैं कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ एफडीज हैं, जैसे अभी पहले था आपके पास तीन जो थे वो एफडीज मौजूद थी, और आप उन तीन गिवन एफडीज से कोई और नतीजा भी अखज कर सकते हैं, हो सकता है कोई और एफडी भी निकाल सकें। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? उसके लिए कुछ रूल्स हम देखते हैं जिनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग्स रूल्स बोलते हैं, कि जिसमें एक है स्प्लिट कंबाइन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है ट्रांजिटिविटी। अब इनको एक वन बाय वन करके देखते हैं। स्प्लिट एंड कंबाइन रूल क्या कहता है? स्प्लिट एंड कंबाइन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास ये एग्जिस्ट करता है कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने कर दिया कि A2 A3 फंक्शनली डिटरमाइंस B1 B2, तो मैं बाय स्प्लिट रूल इसको कैसे लिख सकती हूँ कि A1 A2 A3 फंक्शनली डिटरमाइंस B1। बस इसी तरह से मैं ये भी लिख सकती हूँ A1 A2 फंक्शनली डिटरमाइंस B2। यानी मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ कि अगर इस साइड के ऊपर राइट साइड पे, तो नोट करेंगे पॉइंट, अगर राइट साइड के ऊपर इस तरह से एट्रीब्यूट्स लिखी हो, तो मैं लेफ्ट साइड को सेम रखते हुए यहाँ पे लिख सकती हूँ। ये वाइस वर्सा एप्लीकेबल है कि नहीं, ये आपने सोचना है इस मौजू के ऊपर। तो मैं इस तरह से स्प्लिट करके जितनी भी बी के एट्रीब्यूट्स हैं, मैं यहाँ तक इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ। इसी तरह से अगर कोई सी दो एफडीज हैं और उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं उनको कंबाइन करके ये दोबारा से एफडी लिख भी सकती हूँ। ठीक है, तो ये बोथ वे इस तरह से हम करके चला सकते हैं। तो वाइस वर्सा भी जैसे आपको बता दिया कि अगर तीन एट्रीब्यूट्स हैं तो वो एक एट्रीब्यूट को भी डिटरमाइन कर रही है, इसी तरह से वो इसको भी कर रही होंगी, इसी तरह से वो इसको भी कर रही होंगी। अब एग्जांपल है कंबाइनिंग रूल की, कि हम जो है हमारे पास ये तीन एफडीज हैं, टाइटल ईयर, टाइटल ईयर, लेंथ, जॉनरो और स्टूडियो नेम। तो चूंकि इनकी एलएचएस तीनों की सेम थी, तो मैं इनको कंबाइन करके इकट्ठे ऐसे भी लिख सकती हूँ। और इसी तरह से स्प्लिट रूल की अगर आप बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे, कि अगर ये इस तरह से है तो क्या ये मैं इनको इस साइड को तोड़ के ऐसे लिख सकती हूँ? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको एग्जांपल्स के साथ क्रॉस चेक करें कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किसको कहते हैं? अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता हो कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, और बी में जितनी भी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं वो ए साइड के ऊपर पहले से पड़ी हुई हो, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो एफडी है पर्टिकुलर, ये ट्रिवियल एफडी है। एग्जाम्पल ये है कि अगर टाइटल ईयर और हमारे पास राइट साइड पे भी टाइटल है, तो टाइटल की एट्रीब्यूट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सो दिस साइड इज अ सबसेट ऑफ दिस साइड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। ट्रिवियल डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो आपको सारे इंस्टेंसेस, हर रिलेशन के हर इंस्टेंस के ऊपर होल्ड करती हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहती हूँ कि टाइटल ऑल्सो फंक्शन डिटरमाइंस टाइटल, तो ये ऑब्वियसली हमेशा ट्रू ही होगा, क्योंकि टपल वन या टपल टू कोई भी टपल ले लूं, अगर उनका टाइटल का कॉलम पिक करती हूँ और दोनों के टाइटल के कॉलम सेम है, तो इसका मतलब है कि उनकी टाइटल का कॉलम भी सेम ही होगा। यानी वाइस वर्सा दोनों बातें भी एक जैसी हैं। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी होल्ड्स फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द टेबल। हम ये जो सारे रूल्स पढ़े हैं वो हम इसलिए पढ़े हैं कि हमें बाद में कभी जो एफडीज दे दी जाए और हम उन एफडीज को देख के कोई नए रूल्स जो हैं वो अखज कर सकें कि नहीं। तो उसमें से एक चीज हमारे पास एक रूल ये भी आता है जिसको ट्रिवियल डिपेंडेंसी रूल भी कहते हैं, कि अगर आपके पास ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि ए फंक्शनली डिटरमिन्स बी, यानी कि कुछ इस शक्ल में एग्जिस्ट करती हो, और जो हमारे पास सी कुछ एट्रीब्यूट्स हो, जो कि बी सारी बी एट्रीब्यूट्स उनमें से मतलब सी एट्रीब्यूट्स निकली होंगी, यानी कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी एक्चुअली। तो ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ए में मौजूद नहीं है, जो कि ये वाला सेट है।
लेकिन अगर ये चीज एग्जिस्ट करती हो और साथ ही हमें ये पता हो कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो हम इसको शॉर्ट करके अगर लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस सी। ये डिफरेंट है उस बात से जो अभी आपको ट्रांजिटिव रूल में बता रही थी कि ए डिटरमाइंस बी एंड डी डिटरमाइंस सी देन ए आल्सो डिटरमाइंस सी। ये वो वाली बात नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि ए सेट के अंदर ए बी एट्रीब्यूट्स हो, इसके अंदर जो है वो सी डी एट्रीब्यूट्स हो, और ये सी डी एट्रीब्यूट्स आगे से ई और एफ एट्रीब्यूट्स को निकाल रही हूँ, तो फिर ए बी एट्रीब्यूट्स जो है वो ई और एफ भी कर सकती हूँ। हम ये वाली बात बाय ट्रांजिटिव रूल तो कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रिवियल डिपेंडेंसी रूल है वो ये कहता है कि अगर जो ए फंक्शन डिटरमाइंस बी, यानी ए अगर ए बी है और बी जो है वो सी डी ई एफ है, और मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये सी एट्रीब्यूट्स हैं और ये बी एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ट्रांजिटिव रूल को आप विजुलाइज करें तो तीन हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। इफ ए डिटरमिन्स बी एंड बी डिटरमिन्स सी। अब यहाँ पे तीनों मुख्तलिफ आ गई हैं बातें। पहले तो हमें वो ट्रांजिट हमने रूल देखा था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रूल, ट्रिवियल डिपेंडेंसी रूल। अब यहाँ पे जो है वो हमने देखा है कि तीन मुख्तलिफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। इफ ए डिटरमिन्स बी एंड बी डिटरमिन्स सी देन ए ऑल्सो डिटरमिन्स सी। ये इसके ऊपर ये वाला रूल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब हमने ये किया है कि हमने रूल्स सीख लिए हैं। अब हमें करना ये होगा कि प्रोवाइडेड एफडी से उन्हीं रूल्स की बेस के ऊपर हमने कोई नई एफडीज जो है वो ड्राइव करके देखनी होंगी। तो आप जो है वो वीडियो पॉज करें और इन्हीं एफडीज को यूज करें, और रूल्स जो आपने पहले सीखे हैं उनको इस्तेमाल करें और चेक करें कि आप कितनी एफडीज जो है वो बना पाते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सी कि हमने इन्फर किस तरह से की हैं चीजें। गिवन एफडीज ये थी और उसमें से हमने इन्फर एफडीज इस तरह से निकाली हैं कि नेम और कैटेगरी से नेम निकल सकता है। ये किस तरह से निकल सकता है, क्योंकि नेम इज अ सबसेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हमने कौन सा रूल यूज किया है, ट्रिवियल का, कि हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये भी इवन लिख सकते हैं कि नेम फंक्शनली डिटरमाइंस नेम। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो अगर मैं नेम के साइड पे कुछ भी लिख दूं, ठीक है, तो इट विल स्टिल फंक्शनली डिटरमाइन नेम। ऐसी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, इसी तरह से यहाँ पे मैं बेशुमार चीजें ऐड कर दूं तो वो स्टिल नेम को वो कर रहा होगा। इसी तरह से नेम और कैटेगरी से कलर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। नेम से हम कलर को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते थे, यानी नेम गिव्स अस कलर। अगर नेम सेम हो तो कलर सेम हो। अब नेम के साथ ये क्यों है कि बाय एफ डी वन, ये जो हमें एफ डी वन गिवन है ये वाली, इससे ये नतीजा निकला है। तो अगर मैं नेम के साथ कैटेगरी भी अपेंड कर देती हूँ तो इट विल स्टिल फंक्शनली डिटरमाइन कलर एज वेल, कि अगर कोई सी दो टपल्स की नेम और कैटेगरी सेम हो जाती है तो कलर स्टिल सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर नेम सेम है तो कलर सेम ही होता है, अगर नेम के साथ कोई और एट्रीब्यूट भी डाल दूंगी तो कलर तो स्टिल सेम ही रहेगा दोनों में। तो और इसको इस रूल के तहत या हम ये कहें कि बाय ट्रांजिटिव रूल 4 to 1 हम ये कह सकते हैं कि जो नेम ऑल्सो फंक्शनली डिटरमाइंस कलर। क्यों ये बात क्यों इस तरह से लिखी हुई है, कि अगर तो आप ये मान गए हैं कि ये बात ट्रू है कि नेम कैटेगरी फंक्शनली डिटरमाइंस नेम, ये आपने कहा ये बात ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास एक और एफडी है जो ये कहती है कि नेम से कलर आ सकता है। तो एक एफ डी वन है जो कहती है ए डिटरमाइंस बी, एक एफ डी टू है जो कहती है बी डिटरमाइंस सी। और हम क्या ये नहीं कह सकते फिर अगेन कि जो नेम है और कैटेगरी है इट फंक्शनली डिटरमाइंस कलर एज वेल, क्योंकि नेम से कलर आ सकता था, नेम और कैटेगरी से नेम आ गया और नेम से आगे फर्दर कलर आ गया। तो जिसके मतलब ये है कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि फंक्शन डिटरमाइंस सी। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर हमने एड अप की है, उससे बाय रूल हमने अखज किया है कि ये भी होल्ड करती है। फिर अगेन नेम और कैटेगरी से अगर कैटेगरी की बात करें तो वो भी फिर वो ट्रिवियल वाली बात आ जाती है कि कैटेगरी इज अ सबसेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। फिर अगेन नेम कैटेगरी से कलर और कैटेगरी, तो नेम कैटेगरी से कलर और कैटेगरी क्यों निकल सकती है, नेम से हम कलर ले सकते हैं और कैटेगरी से हमारे पास डिपार्टमेंट आ रहा है। तो ये किस तरह से होगा,
सो स्प्लिट और कंबाइन मे बी 5 और 6। अगर हम 5 और 6 को कंबाइन करें तो क्या ये पॉसिबल है? हमने कहा था 5 भी ट्रू है और 6 भी ट्रू है और इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ के बाय कंबाइन रूल हमने कलर और कैटेगरी भी लिख दिया। अगेन 8 पे आते हैं। नेम और कैटेगरी से प्राइस क्या निकाली जा सकती है? तो कलर और कैटेगरी से तो प्राइस निकाली जा सकती है, तो नेम और कैटेगरी से कैसे निकालेंगे? सो ट्रांजिटिव रूल लग रहा है यहाँ पे 7 से 3 का। 7 क्या कहती है कि नेम कैटेगरी से कलर कैटेगरी निकल सकती है, ठीक है। और थर्ड रूल ये कहता है कि कलर कैटेगरी से प्राइस निकल सकती है। तो A is determining B is determining B and B is determining C. So we can also say that A is also determining C. तो ये 8 वाली भी होल्ड करती है। तो अब ये तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब क्या इसका कोई एल्गोरिथमिक वे हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्लोजर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।